नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शुरू हो चुका है और अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल ध्यान रखना, ये स्थितिज ऊर्जा के लिए दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए दिया गया है। ये अपना आज का टॉपिक है फर्स्ट, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। क्या होता है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल? इसमें क्या होता है, ये फ्रैंक कोंडोन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। ध्यान रखना, फ्रैंक कोंडोन ने इसे समझाया है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की जो कंपन संरचना होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन संरचना जो होती है वो विभिन्न तीव्रता वितरण के स्थितिज ऊर्जा के वक्र को फ्रैंक कोंडोन से समझाया। ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा के वक्र को, ध्यान रखना कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा के वक्र को। ध्यान रखना किसके किसके बीच में ग्राफ होता है, स्थितिज ऊर्जा और अंतरनाभिकीय दूरी। ध्यान रखना खास करके अंतरनाभिकीय दूरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उनके बीच में ग्राफ होता है। मैं आपको यहाँ के बना करके बता देता हूँ किस प्रकार से अंतरनाभिकीय दूरी के बीच में ग्राफ होगा। ये ऐसा एक ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन। क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहां पर होगा आपके पोटेंशियल एनर्जी। ये पीई से लिखा है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर। किस प्रकार से ग्राफ होगा देख लीजिए, ऐसे ग्राफ होगा। ये दो डबल ग्राफ बनेंगे, एक को आप वी डैश ले लोगे और एक को वी बराबर 0, वी बराबर 1 और 2 और 3 इस प्रकार से प्लॉट करोगे। यहाँ वी बराबर 0, 1, वी बराबर वी डैश बराबर 1 और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर वी बराबर 0, 1 और वी डैश बराबर 2। इस प्रकार से ये काउंटिंग चलती रहेगी। ये एक होगा, ये इस प्रकार से, और दूसरा इसी के ऊपर बनाओगे। ये एक निम्न ऊर्जा स्तर वाला होगा और एक उच्च ऊर्जा स्तर वाला। ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। क्या बताया आपको, डेफिनेशन एक बार और रिपीट करके बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की जो होती है कंपन संरचना तथा उनकी विभिन्न तीव्रता वितरणों के स्थितिज ऊर्जा वाले, ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा वाले क्या होते हैं, वक्र को फ्रैंक कोंडोन ने समझाया। फ्रैंक कोंडोन ने समझाया। इसे फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत कहा जाता है। खास करके इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे और आगे आप लोगों को इसकी डेफिनेशन और बता देता हूं। देख लीजिए किस प्रकार से है। अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो होता है वो कंपन गतियों की तुलना में तीव्र होते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तीव्र होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो होते हैं वो कंपन गतियों की तुलना में तीव्र होते हैं। कंपन गतियों की तुलना में तीव्र होते हैं। ध्यान रखना खासकर से ये तुलना में तीव्र होते हैं। इसके अनुसार, ये सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो होता है उनके वो जो होते हैं कंपन गतियों की तुलना में क्या होते हैं, तीव्र होते हैं। जिससे क्या होता है, कंपनीय अणुओं के अंतरनाभिकीय दूरी में विशेष परिवर्तन नहीं होता। देखिए फटाक से हो जाता है ये संक्रमण, ये फटाक से मूवमेंट हो जाता है इस प्रकार से, ताकि कंपन गतियों की उनमें जो भी आपकी कंडीशन होती है, अंतरनाभिकीय दूरी होती है, उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतनी तेजी से होते हैं कि अभी मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होगा, इतना फास्ट होंगे कि क्या होता है, कंपन करते हुए अणु के संक्रमण की अवधि में अंतरनाभिकीय दूरी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना, अंतरनाभिकीय दूरी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ये तीव्र होते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है, इनमें अंतरनाभिकीय दूरी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। जिसके कारण क्या होता है, संक्रमण के बाद क्या होता है, परमाणुओं के नाभिक लगभग संक्रमण से पहले वाले स्थान पर आ जाते हैं। यानी कि पहले जहां से शुरू होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से ये शुरू हुआ है, तो फटाक से संक्रमण होकर के पुनः इसी स्थिति में पुनः लौट करके आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है जो कंपनीय गतियों से तो तीव्र होते हैं, फास्ट होते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना। अब इनके बीच में क्या है, एक ग्राफ प्लॉट करके बता देता हूं, जो क्या है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल है। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। कुछ लैंग्वेज के रूप में इसमें बोला है, उसे भी आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से ये काम करता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंड के ऊर्जा स्तर में स्थित कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण और तीव्रता के बीच में एक
ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा और किसके बीच में, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। देखिए किस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है, उन ग्राफ के बारे में आप लिख करके बता सकते हो कि इस प्रकार से ये प्राप्त होता है और इस प्रकार से इनकी कंडीशन होगी। 3 ग्राफ आपको बना करके बता देता हूं। 3 ग्राफ है, इसके 3 ग्राफ किस प्रकार से बनाने हैं आपको खास करके ध्यान रखना है। देखिए इधर एक यहां बनाया है मैंने, दूसरा यहां बना दूंगा और तीसरा थोड़ा सा आगे लेकर के छोटा सा बनेगा आगे। इसे आप समझना थोड़ा सा ध्यानपूर्वक। इस प्रकार से ये ग्राफ है। इनमें ग्राफ में किस प्रकार से बनाना है आपको खास करके ध्यान रखना है। देखिए एक तो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इनकी दूरी है, और दूसरा इसके अंदर ही बनाना है इस प्रकार से इनकी दूरी है। ये जो चलेगा वो पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना ये सभी पोटेंशियल एनर्जी के साथ ग्राफ चलेंगे, स्थितिज ऊर्जा के साथ में ग्राफ है। और यहाँ नीचे होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि अंतर नाभिकीय दूरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यहाँ सबके साथ यही है। यहाँ और लिख करके बता देता हूं मैं आपको, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ध्यान रखना आपको। ये एक साथ प्लॉट करके भी बना सकते हो आप, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखिए किस प्रकार से होगा, यहां पर होगा ये v डैश बराबर 0, ये v डैश बराबर 1 और ये v डैश बराबर 2। इस प्रकार से आगे तक चलता रहेगा। यहां पर ये बना करके बता देता हूं, इस प्रकार से है ये यहां हो जाएगा आपके v बराबर 1, ये हो गया v बराबर 0, ये v बराबर 2। इस प्रकार से ये ग्राफ है। और v बराबर 3 यहाँ और लेकर के बता देता हूँ, यहाँ मान लीजिए v डैश बराबर 3 है आपके, v डैश बराबर क्या है यहाँ पर 3 है। इस प्रकार से ये क्या होगा, ये v0 से v0 इनके बीच की दूरी बराबर है, इसके बीच में गैप कम है, यानी कि आपको फर्स्ट वाला ग्राफ जो बताया है इसको लिखना है आपको। ग्राफ फर्स्ट है, ये इसे ए मान लीजिए, ये ग्राफ ए है, और ये दूसरा जो बनाएंगे ये ग्राफ बी है, और ये तीसरा जो बनाएंगे ये ग्राफ सी है। ध्यान रखना ये ग्राफ ए बी और सी 3 ग्राफ बनाए गए हैं। देखिए इस ग्राफ में क्या होता है, अंतर नाभिकीय दूरी और इनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है, यानी कि तीव्रता प्राप्त होगी, इसमें तीव्र बैंड प्राप्त होंगे। v डैश 0 से v बराबर 0 तक जाने के लिए ध्यान रखना, v डैश 0 से v बराबर 0 तक जाने के लिए इस प्रकार से ये संक्रमण होता है। इसमें खास करके ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला ग्राफ बनाया है, इसमें क्या होता है, और फिर बी वाला ग्राफ भी बना करके आपको बता देता हूं किस प्रकार से होता है। इस फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर आने पर इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं की अंतर नाभिकीय दूरी समान है। ध्यान रखना क्या है, ये अंतर नाभिकीय दूरी समान है। इसमें आप लिख सकते हो फर्स्ट वाले में अंतर नाभिकीय दूरी समान, यहां लिख देता हूं फर्स्ट वाले में क्या होगा, अंतर नाभिकीय दूरी समान। ध्यान रखना अंतर नाभिकीय दूरी समान, कहां से कहां तक जाते हैं, अंतर नाभिकीय दूरी समान, कहां से कहां तक गए हैं अपन, ध्यान रखना निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक, v डैश बराबर 0 से v बराबर 0 तक गए हैं अपन, खास करके ध्यान रखना है। v डैश 0 से और v बराबर 0 तक गए हैं। इससे क्या होगा, इससे अधिक तीव्र रेखाएं प्राप्त होती है। ध्यान रखना इससे क्या होगा, अधिक तीव्र रेखाएं प्राप्त होती है। फ्रैंक कोल्टन सिद्धांत के अनुसार इससे क्या होता है, अधिक तीव्र रेखाएं, इंटेंसिटी अधिक होगी, अधिक तीव्र रेखाएं प्राप्त होती है, अधिक तीव्र रेखाएं बनती है या प्राप्त होती है, अधिक तीव्र रेखाएं प्राप्त होती है। ध्यान रखना फर्स्ट वाले ग्राफ से आपको ये लिखना है, ये समझना है कि किस प्रकार से फर्स्ट वाले ग्राफ से क्या पता चलता है। देखिए आपको एक बार और रिपीट करके बता देता हूं क्या हो रहा है। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, देख लीजिए इधर, ये देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे निम्न ऊर्जा स्तर है, ये ऊपर वाला उच्च ऊर्जा स्तर है। नीचे से ऊपर की ओर अपन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं की अंतर नाभिकीय दूरी लगभग बराबर है। ध्यान रखना v डैश 0 से स्टार्ट किया है और v डैश 0 और v बराबर 0 से अपन ने समाप्त किया है। इनकी अंतर नाभिकीय दूरी लगभग बराबर है, यानी कि इनमें कोई विशेष डिफरेंस है नहीं, ज्यादा फर्क है नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक तीव्र रेखाएं प्राप्त होती है, यानी स्पेक्ट्रम रेखाएं जो होती है वो अधिक तीव्र रेखाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन ने लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 से 0 के रूप में है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने दूसरा ग्राफ जो है प्लॉट करके बता देता हूं। दूसरा ग्राफ किस प्रकार से है देख लीजिए, इस प्रकार से है, इनके बीच में भी इस प्रकार से बना लोगे आप। ये दूसरा ग्राफ बनाया है मैंने इस प्रकार से, ये भी उसी प्रकार से बनाना है, लेकिन इनमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा गैप ज्यादा ले लेना है। किनके बीच में गैप ले लेना है, इसको थोड़ा सा इधर टेढ़ा बना देता है। ध्यान रखना है, इसको इधर थोड़ा सा क्या बना देना है, टेढ़ा बना लेना है। इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा बना दिया है, आपको थोड़ा सा ही टेढ़ा बनाना है इसको। ये वापस बना करके बता देता हूँ आपको,
देखिए इसे ध्यानपूर्वक, इसे थोड़ा सा ही टेढ़ा बनाना है, ये इस प्रकार से हल्का सा टेढ़ा लेकर के बना देना। यानी कि आपके वहां यहाँ पर क्या होगा, वी डैश बराबर 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वी डैश बराबर 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वी डैश बराबर 2 होगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, वी डैश बराबर 3 होगा। देखिए ये फ्रैंक कोंडन सिद्धांत है, फ्रैंक कोंडन रूल्स है, ये कोई इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना है, अंतर नाभिकीय दूरी को थोड़ा आपको ज्यादा लेकर के बता देना है, थोड़ा सा ये ज्यादा कर लेना है। अब यहाँ से V0, यहाँ पर भी आपके V बराबर 0 है, आपके ये उच्च ऊर्जा स्तर है, यहाँ पर V बराबर 1 है, यहाँ V बराबर 2 है, इस प्रकार से सो ऑन बहुत सारे लिख सकते हैं। ध्यान रखना ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा, पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, अंतर नाभिकीय दूरी के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। अब क्या करोगे आप, जैसे आपने वी डैश से 0 से स्टार्ट किया है तो यहाँ 1 तक ले जाओगे और इसके यहाँ टच कर दोगे, इस प्रकार से इनके यहाँ टच कर दोगे। यानी कि क्या हुआ था, पहले तो अंतर नाभिकीय दूरी समान थी, अब क्या होगा, थोड़ा सा इसमें से गैप आ जाता है, थोड़ा इसमें देख लीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सा आप इसको गैप बता करके बता दोगे। अब क्या होगा, वी डैश बराबर 0 से V बराबर 1 की ओर अपन बढ़ते हैं। ध्यान रखना वी डैश बराबर 0 से क्या होता है, वी डैश बराबर 1 की ओर बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा इनमें कमी आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। किस प्रकार से चेंजिंग आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ध्यान रखना वहां पर तीव्रता प्राप्त हो रही थी, यहाँ आप तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। तीसरा ग्राफ भी यहाँ प्लॉट करके बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। ये तीसरा ग्राफ आपने किसका इस प्रकार से ले लेना है दूर, और इसको लेना है थोड़ा इधर से इधर दूर। अब देखिए यहाँ पर है वी डैश बराबर 0, और यहाँ पर है वी डैश बराबर 1, और यहाँ है वी डैश बराबर 2, और यहाँ है वी डैश बराबर 3। इस प्रकार से मैंने बना लिया है, यहाँ पर खास करके ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसको क्या कर दोगे आप, इसको थोड़ा सा दूरी पर बता दोगे इस प्रकार से। यहाँ वी बराबर 0 है तो इनके बीच में थोड़ी दूरी ज्यादा हो जाएगी, इस प्रकार से ये अंतर नाभिकीय दूरी क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है। इसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा लेकर के बता सकते हो आप इस प्रकार से। और यहाँ हो जाएगा V बराबर 1 और V बराबर 2, इस प्रकार से ये आपको गैप लेकर के बता देना। देखिए इसमें गैप थोड़ा सा है और इसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा लेकर के बता देना। ये देखिए इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर ये इनके डिस्टेंस कम है, और ये देखिए ये दोनों के बराबर डिस्टेंस है, यानी कि एक जैसा समान चल रहा है। इस प्रकार से ये 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल के लिए। ये तीसरा ग्राफ इस प्रकार से है, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसी तरीके से समझ लेना है आपको किस प्रकार से है। इनके बीच में गैप कम है और यहाँ थोड़ा सा गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से V बराबर 0 1 2 3, इस प्रकार से मैंने ये ग्राफ बनाया है। ग्राफ बी के लिए क्या होगा, ये ग्राफ बी के लिए कंडीशन किस प्रकार से होगी, तो ग्राफ बी के लिए होगा क्या होगा, जो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉनिक अवस्था जो होती है वो अंतरनाभिकीय दूरी नीचे की इलेक्ट्रॉनिक अपेक्षा से कुछ अधिक हो जाती है। ध्यान रखना ऊपर की ओर जो होती है वो दूरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ये देखिए थोड़ी सी दूरी ज्यादा हो गई इसकी अपेक्षा, किसकी, इसकी नीचे वाले की अपेक्षा थोड़ी सी दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और इसमें क्या लिखोगे, ऊपर वाले की दूरी और अधिक हो जाती है, किसकी अपेक्षा, नीचे वाले की अपेक्षा थोड़ी अधिक हो जाती है। ये ध्यान रखना, ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाले ट्रांजिशन है और ये नीचे वाले ट्रांजिशन है। खास करके आपको ध्यान रखना है, नीचे इस प्रकार से ट्रांजिशन है, ऊपर इस प्रकार से ट्रांजिशन है। अब क्या होता है इसमें कि ऊपर वाले की जो इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की अंतरनाभिक की दूरी जो होती है वो नीचे की इलेक्ट्रॉनिक अपेक्षा से थोड़ी सी अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है V डैश बराबर 0 और V बराबर 0 क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर संक्रमण अधिक प्रायिकता वाला नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबल नहीं होता है। ध्यान रखना ये अधिक प्रायिकता वाला नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबल नहीं होता, अधिक प्रायिकता वाला नहीं होता है, अधिक प्रायिकता वाला नहीं होता है। अधिक प्रायिकता वाला नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, बी वाला ग्राफ। ध्यान रखना ये कौन सा ग्राफ है, बी ग्राफ है, और ये ए वाला ग्राफ है। खास करके ध्यान रखना ए वाले ग्राफ के लिए ए है और बी वाले ग्राफ के लिए इस प्रकार से कंडीशन है। ध्यान रखना ए वाले ग्राफ के लिए V डैश बराबर 0 से 0 की ओर है, और बी वाले ग्राफ के लिए V डैश 0 से कहां तक है, V बराबर 1 2 एंड 3 के तक की है, और सो ऑन आगे तक की है। ध्यान रखना बी वाले ग्राफ के लिए। तीसरा पॉइंट ले लेता हूं मैं आपके लिए सी वाले ग्राफ के लिए। सी वाले ग्राफ के लिए क्या हो जाता है, सी वाले ग्राफ के लिए क्या हो जाता है, इनमें गैप और अधिक हो जाता है। ध्यान रखना इसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता कम होती है, इसमें तीव्र रेखाएं प्राप्त होती है, इसमें कम तीव्रता वाली रेखाएं बनती है, कम तीव्रता वाली। ध्यान रखना
स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता कम हो जाती है, और इसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता और अधिक कम हो जाती है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता, स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता सी ग्राफ में स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता और अधिक कम हो जाती है। ध्यान रखना, और अधिक कम हो जाती है, खास करके ये है इस प्रकार से, और अधिक कम हो जाती है। सी वाले ग्राफ में इस प्रकार से हो जाएगा आपके, और अधिक कम हो जाती है। ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल है। फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल को आपको ग्राफ द्वारा प्लॉट करके बताना है, ग्राफ द्वारा समझाना है। तीनों ग्राफ बना करके तीनों कंडीशन आप लोग लिखनी है, इनको बारे में आपको बताना है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता क्या हो रही है, ये कम होती जा रही है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है सी वाले ग्राफ में, क्या होता है देख लीजिए। सी वाले ग्राफ आपके सामने बना रखा है, देखिए। सी वाले ग्राफ में क्या होता है, ऊपर की इलेक्ट्रॉनिक जो अवस्था होती है उनकी अंतर्नाभिक की दूरी जो होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है, वो नीचे की इलेक्ट्रॉनिक अवस्था से बहुत अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। पहले ही बता चुका हूं, ये गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। देख लीजिए यहाँ ये गैप ज्यादा हो गया है। इसमें ऊपर वाले की जो इलेक्ट्रॉनिक अवस्था है और नीचे वाले की इलेक्ट्रॉनिक अवस्था से उनके बीच में गैप ज्यादा हो गया है, इनके बीच में गैप ज्यादा हो गया है। खास करके ध्यान रखें इस प्रकार से, किस प्रकार से इनके बीच में गैप ज्यादा हो गया है। इनके बीच में गैप ज्यादा होने से क्या हो जाता है, इनके स्थायी संक्रमणों में इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अणु की ऊर्जा जो होती है वो विघटन हो जाता है। ध्यान रखना, आसानी से अणु जो होता है वो किसमें टूट जाता है, परमाणु में टूट जाता है। इनका विघटन आसानी से हो जाता है। ध्यान रखना, इनमें अणु का विघटन आसानी से हो जाता है, इनमें अणु का विघटन आसानी से हो जाता है। ध्यान रखना, क्या हो जाता है, टूट जाता है आसानी से, अणु का विघटन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। यानी कि अणु किसमें टूट जाएगा, इसमें अणु परमाणुओं में टूट जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। तीसरे वाले ग्राफ में क्या होता है, अणु जो होता है वो परमाणुओं में आसानी से टूट जाता है। ध्यान रखना, अणुओं का विघटन आसानी से हो जाता है तीसरे वाले ग्राफ में। प्राप्त परमाणु में कुछ मात्रा में गतिज ऊर्जा हो जाती है, जिसके कारण सतत अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। इनके कारण क्या हो जाते हैं, सतत अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये तीसरे वाले ग्राफ में क्या होगा, सतत अवशोषण बैंड प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इनके बारे में बताया गया है। आपको खास करके ध्यान रखना है, इनमें जो तीव्रता हो जाएगी वो इसमें कम हो जाएगी, इससे थोड़ी अधिक तीव्रता इसमें, और सबसे अधिक तीव्रता फर्स्ट वाले में होगी। इस प्रकार से ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल होता है। ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसके आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किस प्रकार से है, जो आपके सामने ये तीनों ग्राफ को बना करके बताया है, और इनके सामने ये पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, और इनके बारे में आप इनके बारे में डिटेल से लिख सकते हो किस प्रकार से ये होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। आणविक कक्षकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। आणविक कक्षक, देखिए आणविक कक्षक, आणविक कक्षक आप लोग जानते हो कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होंगे। आणविक कक्षक को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। किस प्रकार से होता है आप लोग जानते हो, इस प्रकार से इनको बनाया जाता है। देखिए इस प्रकार से आणविक कक्षकों को इस प्रकार से बनाया जाता है। नीचे वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, नीचे वाले कौन से होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऊपर वाले कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। ध्यान रखना, ये कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। प्रतिबंधी आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी ऊर्जा कम होती है, ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं। ध्यान रखना, ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं। ऊर्जा स्तर किनका कम होता है, आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर कम होता है। नीचे जो बनाए गए हैं उनका ऊर्जा स्तर कम होगा, नीचे जो कक्षक बनाए गए हैं उनका ऊर्जा स्तर कम होगा। जो ऊपर जो बनाए गए हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर वाले होंगे। ध्यान रखना, ऊपर जो बनाए गए हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर वाले होंगे। खास करके ध्यान रखना, इनका एनर्जी लेवल थोड़ी हाई होता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल हाई होता है। आपको ध्यान है कि आणविक कक्षक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सिग्मा, दूसरा पाई, और तीसरा होता है एन। ध्यान रखना, खास करके सिग्मा, पाई और एन। आणविक कक्षकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। सिग्मा कक्षक, पाई कक्षक और एन कक्षक। एन जो होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। ध्यान रखना, कौन से होते हैं ये, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको, इनका इंट्रोडक्शन है आज खाली। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं एन वाले जो होते हैं। पाई जो होते हैं वो किसमें होते हैं, पाई किसमें होंगे, जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहां पर पाई चलेंगे। जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहां पर क्या चलेंगे, पाई चलेंगे। खास करके आपको ध्यान रखना है, जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे यानी कि एल्किन और एल्काइन में
पाई बॉन्डिंग होगी। और ये नॉन बॉन्डिंग कहाँ चलेंगे, नॉन बॉन्डिंग चलेंगे आपके, ध्यान रखना, नोज, नोज याद रख लेना आप, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर इनमें चलते हैं। नोज वाले में एन चलते हैं, यानी कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल चलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। हेलोजन भी होते हैं जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उनके पास डॉट होते हैं, एक्स्ट्रा डॉट होते हैं, इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा डॉट होते हैं इनके पास नॉन बॉन्डिंग वाले में। सिग्मा किस में होंगे, सिग्मा होंगे सीधे से होंगे, ध्यान रखना, एल्केन वालों में इस प्रकार से होगा, ध्यान रखना। सिग्मा बॉन्ड किस कहाँ निर्माण होता है, सिंगल बॉन्ड में निर्माण होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बंध का निर्माण होता है। किस प्रकार से सिग्मा बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध कहाँ होता है आप लोगों को ध्यान है, सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉनों के आवेश जो होते हैं अक्ष पर प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना, और ये सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, ध्यान रखना, सिग्मा कक्षक सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, खास करके ध्यान रखना है। पाई और एन जो होते हैं ये मजबूती से बंधे रहते हैं, अगर इनके मजबूती से बंधने का क्रम जो होगा सिग्मा पाई और एन इस प्रकार से होगा, सिग्मा पाई और एन, तो इनमें क्रम किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ध्यान रखना, इनका क्रम इस प्रकार से होगा, इनके मजबूती से इस प्रकार से बंधे रहेंगे, ध्यान रखना, सिग्मा बंध, पाई बंध और सिंगल बॉन्ड जो होता है इस प्रकार से बनता हुआ है। पाई कक्षक जो होता है वो किस प्रकार से बनता है आपको ध्यान है, पाई कक्षक कैसे बनते हैं, पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं, सिग्मा कक्षक अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं, एक्सियल जो अतिव्यापन होता है उससे बनते हैं, और पाई कक्षक जो बनते हैं वो पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं, लेटरल और लैपिंग से बनते हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये छोटी चीजें हैं, इन के बारे में आप लोग जानते हो। सिग्मा कैसे बनते हैं, सिग्मा अक्षीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, पाई किससे बनते हैं, पार्श्वीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, और एन किससे बनते हैं, एन आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, खास करके ध्यान रखना, जिसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नोज आपको याद रखना है, इस प्रकार से इनमें है। ये बंधन में सीधे भाग नहीं लेते, ध्यान रखना, ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, ये बॉन्डिंग में क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे, बंधन में भाग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ये बंधन में भाग नहीं लेते। कौन से नहीं लेते हैं, एन वाले जो कक्षक होते हैं वो बंधन में भाग नहीं लेते। इस प्रकार से सिग्मा, पाई और एन है, इनके ऊर्जा स्तरों के बारे में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार किस प्रकार से होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। और फिर बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक और इस प्रकार से कुछ क्रोमिक शिफ्ट है उनके बारे में, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से आबंदी और प्रतिबंधी कक्षक किस प्रकार से होते हैं इनके बारे में मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन देकर के बताया है। किस प्रकार से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं और किस प्रकार से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं, ध्यान रखना, एंटी बॉन्डिंग वाले उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं, इन्हें स्टार द्वारा दर्शाया जाता है, आप लोगों को ध्यान है किस प्रकार से। और आपने पढ़ा होगा कि होमो और लूमो द्वारा भी इन्हें शो किया जाता है, होमो और लूमो द्वारा भी इनको शो किया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा जरूर कि होमो और लूमो द्वारा भी इनको शो किया जाता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस प्रकार से भी कक्षक होते हैं। आप लोगों को खास करके ये ध्यान रखना है सिग्मा, पाई और एन, और फिर इनके बारे में चलेंगे सिग्मा स्टार, पाई स्टार और एन के बारे में चलेंगे, इनके ऊर्जा स्तर किस प्रकार से होंगे उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी की जाएगी। यहाँ तक अपने दो टॉपिक क्लियर होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक तो होता है फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल और दूसरा होता है आणविक कक्षक कौन कौन से होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए जो आणविक कक्षक होते हैं वो सिग्मा होता है, पाई होता है और एन होता है, ध्यान रखना है। आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप जानते हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सिग्मा में और ये इस प्रकार से होती है, ध्यान रखना, सिग्मा में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, मजबूती से बंधे हुए होंगे, और फिर पाई बॉन्ड होंगे और फिर एन बॉन्ड होंगे, खास करके आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ये लोग, ये तो आप नॉर्मल चीज है, इनके बारे में तो आप लोग जानते हो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो सिलेक्शन रूल्स होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्रोमोफोर, एक्सोक्रोम जो भी होगा नेक्स्ट टॉपिक में जितने समय में पूरा होता है उसे पढ़ करके ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूनिट नंबर 4 है, इसका आधा मीटर समाप्त होगा। धन्यवाद।